स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स के कुछ प्रूफ प्रॉपर्टीज बेस्ड वाले, जिसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, खोलो मत, एक्सपेंड मत करना, बिना एक्सपेंडिंग के इससे प्रूफ करो कि जीरो के बराबर है, यानी कि प्रॉपर्टीज यूज करके प्रूफ करो कि ये जीरो के बराबर है। ओके, तो वैसे वो नेक्स्ट टाइम में करना है, लेकिन मैं यहाँ लिख रही हूँ। अगर मैं कॉलम, अब हम इसमें जब हम प्रूफ करते हैं ना, अभी तक हमने मैट्रिक्स किया, जो भी उसमें किया हमने, उसमें सिर्फ रो से किया कि हमारी हैबिट होती है रो से करना और वो हमें कन्वीनियंट लगता है। इसमें हम रो और कॉलम दोनों से कर सकते हैं और दोनों में हाथ सही चलेगा। ठीक है, इसमें हम जैसे अगर मैं इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस कर दूं सपोज, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यही बचेगा। तो ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है। और जब दो कॉलम या दो रो एक जैसी हो जाती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, जीरो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे इजी है। दो प्रॉपर्टी यूज हुई, एक तो अरेंजमेंट वाली जिसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना पड़ रहा है, और दूसरा दोनों आइडेंटिकल हो गई तो जीरो। तो हमने इसमें ये किया कि C3 को C2 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखिए क्या क्या बचता है। हमने C1 में कुछ नहीं किया तो C1 को एज इट इज लिख दो, और C2 पे भी कुछ नहीं किया तो उसे भी एज इट इज लिख दो। C3 में से C2 माइनस कर दिया तो ये बचा एक्स वाई जेड, जो कि इक्वल किसके, जीरो की। रीजन क्या दोगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं दैट वाई ये दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये रीजन दे दो। तो सबसे पहला तो इससे बहुत इजी हो गया, लेकिन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, इवन 6 नंबर तक के वेटेज हो ऐसे भी होंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, इस तरह से दिया हुआ है, और आपको इसको भी जीरो करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैंने देखा कि माइनस का साइन होते हैं तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, कट जाते हैं ज़्यादा। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूँ, सारी रोज को प्लस कर दूँ, तो क्या होगा, इस ए से ये कट जाएगा, इस बी से ये बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो जीरो हो जाएगी। एक रो पूरी अगर जीरो हो जाती है तो भी डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। तो करते हैं किस में करें, चलो R1 में करते हैं। R1 में R1 R2 R3 तीनों को प्लस कर देते हैं। तीनों को प्लस कर दोगे तो 0 0 0 बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों को ऐसे करके इन तीनों को प्लस कर दिया। बाकी आपने R2 में तो कुछ किया ही नहीं, R2 जैसा है वैसा आप लिख दो एज इट इज, तो आपके पास ये आ गया। ओके, फिर क्या कहोगे, इसका डिटरमिनेंट इक्वल में क्या, जीरो। रीजन 1 R1 हैव ऑल एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स ऑफ, ऐसे लिख लो, एलिमेंट्स ऑफ R1 आर जीरो। तो अगर एक भी रो पूरी तरह से जीरो हो या एक भी कॉलम पूरी तरह से जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट जीरो। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक कॉन्सेप्ट बताया था मैट्रिक्स वाले प्रूफ में, वो था जैसे आप R1 को सॉल्व कर रहे हो तो R1 माइनस 3R2, आप इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ भी चलता है, ये हमेशा चलेगा। इसको आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसे इंडिविजुअली रखना होता है। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर ये नहीं है तो आप इसकी मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हो, सिंगल होना चाहिए तो आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर उसके साथ कोई अलजेब्रिक है, प्लस माइनस कुछ है, तो पहले वाले की किसी से मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, वो यहाँ पर भी चलेगा। अब मुझे इसे भी जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए या तो दो आइडेंटिकल हो जानी चाहिए, या फिर दोनों से एक चीज क्या हो जानी चाहिए, जीरो। किसी भी तरीके से हो सकता है, नॉट नेसेसरी जिस प्रॉपर्टी से मैं करके दिखा रही हूँ उसी प्रॉपर्टी से तुम भी करो, हो सकता है तुम्हारा दिमाग कुछ और चले। तो अब जैसे मुझे यहाँ 65 दिख रहा है, अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 63, और इसको प्लस कर दूँ तो 65, ये 65 ये भी 65 बन गया। इसे भी जो करना पड़ेगा सब में करेंगे। 9 8 से 72, 72 में 3 प्लस के 75, यानी बन रहा है। और काम किसमें चल रहा है, रो में, कॉलम में। तो C1 में प्लस किया है 9C2, 9 को C2 से मल्टीप्लाई करके C1 में प्लस कर दिया। तो देखें तो आपके पास क्या क्या आया, 9 से पहले तो C1 था क्या, 2, यहाँ पर दिखाती हूँ 2, फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 63, तो बचा क्या
65, ऐसे ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 86, और ये आपके पास फिर दोबारा दो जो कॉलम है वो क्या आ गए, आइडेंटिकल। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। अब रीजन क्या लिखोगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हैं, दैट वाई इट मेक 0 डिटरमिनेंट। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है जिसके नाम से फेमस है, थोड़ा लेंथी है, अभी तक तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 0 बनाना था। इस बार प्रूफ करना है कि ये आपको कंडीशन दी है और इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो 4-5 स्टेप लगेंगे आपकी, इतनी जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ हो गया, सबसे पहले हमने ये देखा कि बी सी सी ए बी, देखो ये सब एक जैसे एक ही फैमिली है, ABC लिखे, ये PQR लिखा हुआ है, ये XYZ लिखा है, दिख रहा हो तो साफ। तो आपको इतना तो पक्का पता है कि एक जैसे हैं तो इन्हें ऐड कर सकने में फायदा होगा, तो मैंने ऐड कर दिया। R1 में R2 R3, R1 R2 R3 तीनों ऐड हो गए। तो आपके पास बन गया, देखो इसमें 2 B है, 2 C है, 2 A है, तो मैंने लगे हाथ 2 कॉमन भी ले लिया, तो 2 ABC 2 PQR 2 XYZ यहाँ तक आ गया। फिर इसमें से 2 कॉमन लेके, तो ABC PQR XYZ बचा, नीचे वाले में हमने कुछ किया ही नहीं अभी, तो वो नीचे वाले एज इट इज हो गए। अब आते हैं यहाँ, इसमें क्या करते हैं कि मुझे ना B अकेला, Q अकेला, Y अकेला चाहिए था। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो यहाँ B बचेगा, इसमें से इसे माइनस कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा, Q बचेगा। तो आज ये करते हैं, तो हमने माइनस में लिख दिया कि R2 में से R1 माइनस करना है, तो हमने इस बार फिलहाल R1 में कुछ नहीं किया, तो R1 की डिजिट तो लिख ही लो, ABC इसमें था, PQR और इसमें था X प्लस में Y प्लस में Z। अब इसमें से R1 में से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ माइनस A बचेगा, माइनस B बचेगा, यहाँ माइनस Q बचेगा, यहाँ माइनस Y बचेगा, यहाँ माइनस C बचेगा, यहाँ माइनस R, यहाँ माइनस Z बचेगा। पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि R1 A प्लस में B प्लस में C है, तो माइनस के बचे, वो माइनस हम बाद में कॉमन लेके खत्म कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब अगला क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो B और C माइनस के थे तो ऊपर वाले BC से खत्म हो जाएंगे। अब R1 में काम करना है, R1 R2 R3 तीनों को प्लस कर दिया, तीनों को प्लस करने से ऊपर ये B और C कट गए इससे, तो ये बचा A सिर्फ, ये बचा P, ये X, यहाँ में माइनस है, माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। अब इन दोनों में से R2 और R3 में से माइनस कॉमन ले लो, R2 और R3 में से क्या ले लो, माइनस कॉमन, वो आप लिख लेना, मैं लिख नहीं, लेकिन कॉमन ले लिया तो आपका, अच्छा 2 बाहर था हमारे पास क्वेश्चन में, यहाँ हमने कॉमन लिया हुआ था, तो A P X है। अब माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी P Q और ये X Y बनेगा और ये C R Z बनेगा, यही तो चाहिए था हमें, तो ये फाइनली आ गया। अब करते चलोगे वो अपने आप आएगा ही आएगा, जो आपको प्रूफ करना है। थोड़ा सा बहुत आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है, किसको करा जा सकता है सॉल्व, किसको नहीं। अब इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो ना कि ABC ये वाली लाइन में लिखें और तुम सॉल्व इन दोनों को करने बैठ जाओगे, नहीं भाई, वो इनसे लिंक ही नहीं है, तो मैं उनको क्यों सॉल्व करूँ। ये आपस में लिंक तो है, कुछ कॉमन शॉमन, कुछ कटना कटाना इन्हीं के बीच में हो सकता होगा ना, इसके और इसके बीच में तो नहीं होगा। तो इसलिए हमने किस में काम किया, रो में काम किया। कभी हम कॉलम में काम करेंगे, कभी हम रो में काम करेंगे, वो फिक्स नहीं है हम किस में काम करेंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे लाना क्या है हमें और हमें दिया क्या है, किसको करके जल्दी सॉल्व हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 रो कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें 1 1 BC और इस तरह से दिया हुआ है। 0 ही प्रूफ करना है, यानी एक ना एक चीज़ आपको या तो आइडेंटिकल लानी पड़ेगी, या आप पहले देखें क्या कर सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि बीच वाली रो में BC AC और AB है, जबकि लास्ट वाली रो में AB प्लस BC, और इस तरह से अगर हम C3 में C3 और C2 प्लस कर दें, C3 और C2 प्लस कर देंगे तो देखो क्या बनता। तो हमारे पास जो एक चीज़ है वो सब में आ जाएगी। चलो हमने पहले C1 C2 में तो कुछ किया नहीं, तो उसे तो एज इट इज़ लिख ही दें। तो ये हमने C2 C1 उतार दिया। अब C3 में इसे प्लस करके लिखते हैं तो आया AB AC और BC और प्लस हो गया। सब में इसी तरह से आने वाला है, देखो ब्रैकेट ओपन करो तो तीसरा वाला बीच में से आएगा। सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है, तीसरे वाले में सब में AB BC AC ही है,
तो क्या हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं? हाँ, अब हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों सेम है। तो कॉमन लेने के लिए लिख देते हैं कि बाय टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम द C3 में से हमने कॉमन ले लिया। तो ये आपने वर्ड्स में यहाँ लिख लिया करो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार लिखना ही पड़े, क्वेश्चन की लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे ये क्वेश्चन अभी छोटा ही है तो लिख लो जितनी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। तो ये लिख लिया, अब उसके बाद कॉमन लो। तो ये है आपके पास, बाहर आया AB प्लस BC प्लस AC, ये बाहर आ गया तीनों में से, यानी C3 में से बचा क्या? 1 1 BC AC AB, और लास्ट वाले में एक बार फिर 1 1 1 आ गया। तो तुमने देखा C1 और C3 तो बिल्कुल सेम है, यानी आइडेंटिकल है। और जब भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो उनका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो यानी इसका डिटरमिनेंट हो गया 0, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो 0 ही आना है। तो फाइनली AB AC प्लस BC को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 0।